हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स एएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, आई होप कि आप सभी की आईबीपीएस एएफओ मेंस की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सिर्फ 10 दिन इस एग्जाम में रह गए हैं एंड आई होप कि आप सभी अच्छे से इसको पढ़ रहे होंगे। 10 दिन है, 10 दिन में आप अपना पूरा सर्वस्व इस एग्जाम को दें, सो दैट कि आपको फिर एग्जाम के बाद कहीं भी ये ना लगे कि मैंने ये कमी इसमें छोड़ दी है। इसी वजह से आप सारे ही सब्जेक्ट्स को पढ़ें। ये नहीं कि सिर्फ आप करंट एग्रीकल्चर पे ध्यान दिए बैठे हैं, क्योंकि करंट एग्रीकल्चर आता है बट इतना भी नहीं आता कि सारा ध्यान आप केवल उसी को दें। ओके, तो आपको अपने जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी पढ़ने हैं, एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स, एग्री एलाइड के सब्जेक्ट्स, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर स्कीम्स, डेटा, नाबार्ड वगैरह, आप सारी चीजें जितना हो सके उतना पढ़िए। बट जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आप जरूर करके जाएं। ओके, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है इसमें हम सॉइल साइंस को डिस्कस करेंगे। सॉइल साइंस के साथ हम उसमें स्कीम को डिस्कस करेंगे। मेजर स्कीम है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, स्वस्थ धरा खेत हरा। आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि ये जो स्वस्थ धरा खेत हरा है इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें पता तो होता है बट जब हमें 5 ऑप्शन दिए जाते हैं तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्वस्थ धरा खेत हरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए। दोस्तों, आपको एग्जाम की साइट पे फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, इनको जरूर आप अटेम्प्ट करें। आपको हर वीडियो में ये बात बताता हूँ। ओके, सो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का। दिस ईयर गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सब्सिडी इन डीएपी, डायमोनियम फॉस्फेट। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सब्सिडी पर बैग। तो डायमोनियम फॉस्फेट में फास्फोरस कितना, अमोनियम कितना मिलता है, नाइट्रोजन कितना मिलता है, ये आप सभी को पता होगा ही। सो हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि सब्सिडी कितनी बढ़ा दी। क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है। अब सब्सिडी कितनी है, क्वेश्चन में पूछा कि व्हाट इज द प्रेजेंट अमाउंट ऑफ सब्सिडी पर बैग, ये नहीं कि कितनी सब्सिडी इंक्रीज की गई है, टोटल सब्सिडी पर बैग कितनी मिल रही है। तो आपको पता होगा पहले 511 सब्सिडी मिलती थी, अभी उसमें 700 इस बार गवर्नमेंट ने फिर से इंक्रीज कर दिया, तो जो टोटल अमाउंट ऑफ सब्सिडी है वो 1211 हो गई है। तो फार्मर को 1200 रुपए पर बैग के हिसाब से ही अभी भी मिल रहा है। मतलब जो प्राइसेस बढ़ने थे वो उतनी ही सब्सिडी इसमें बढ़ा दी गई। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो सब्सिडी है डीएपी की वो 511 पर बैग से 1211 पर बैग कर दी गई है। तो इंक्रीज कितना हुआ, टोटल 700 का। और जो प्रेजेंट अमाउंट ऑफ सब्सिडी है वो कितनी है, 1211। और आप देख सकते हैं कि 1200 रुपए फार्मर को मिलता है। मतलब डीएपी के पर बैग पे 1200 रुपए फार्मर पे करता है और 1200 रुपए गवर्नमेंट पे करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट as far as soil testing parameters are concerned। तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, एसएचसी, स्वस्थ धरा खेत हरा, इसमें से कौन सा सही नहीं है। आपके पास ऑप्शंस हैं। सॉइल टेस्टिंग इज डन फॉर 12 पैरामीटर्स, ये बिल्कुल सही है। 4 मैक्रोन्यूट्रिएंट के लिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एंड सल्फर, ये बिल्कुल सही है। 5 माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए, ये बात भी बिल्कुल सही है। जिंक, आयरन, कोबाल्ट, मैंगनीज एंड बोरॉन, ये बात सही नहीं है क्योंकि कोबाल्ट हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, बोरोन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, निकेल, आयरन, कॉपर, मैंगनीज एंड जिंक। ओके, तो यहाँ पे कोबाल्ट ही गलत ऑप्शन दिया हुआ है, इसकी जगह क्या होना चाहिए था, कॉपर होना चाहिए था। 3 फिजिकल पैरामीटर है, पीएच है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑर्गेनिक मैटर है, ये बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये थर्ड होगा, क्योंकि कोबाल्ट कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारा नहीं है। Next question, what is the cycle of testing of soil for irrigated area and area from which single sample to be drawn। पूछा गया है कि irrigated condition में कितने साल में टेस्टिंग करते हैं और एक कितना एरिया। तो इरिगेटेड कंडीशन में 2 साल और 2.5 हेक्टेयर एरिया होता है, जबकि रेन फेड में यही 2 ईयर में ही दिया जाता है, बट एरिया कितना होता है, 10 हेक्टेयर। ये आपको ध्यान रखना है। अगर रेन फेड पूछा जाता तो ये ऑप्शन सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। ये पूछा कि इसमें से कौन सा सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के लिए इनकरेक्ट सेंटेंस है। तो दोस्तों ये, क्योंकि मैं तो आपको आंसर बता सकता हूँ बट ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ कि आप थोड़ी देर इसको पॉज करके सारे सेंटेंसेस को पढ़ें एंड फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ओके, तो ये हमने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम डिस्कस करी। एक बार हम इसको 6 पॉइंट समरी, जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है कि आपको 6 पॉइंट में समरी आपको पता होनी चाहिए। तो डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री भी यही है। कब कहाँ किसने लॉन्च किया था, तो 19 फरवरी 2015 को ये लॉन्च की गई थी सूरतगढ़ में,
राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ओके, इसकी टैगलाइन क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा। इंग्लिश में आप सभी को कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के थ्रू सॉइल हेल्थ कार्ड फार्मर्स को दिए जाएं सो दैट कि उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या जो एक्चुअल फर्टिलाइजर्स की कंडीशन है उनकी फील्ड की वो पता चले और उसके अकॉर्डिंग रिकमेंडेशंस हो न्यूट्रिएंट्स की। ओके, सो दैट कि बर्बादी कम हो, और क्योंकि आप सभी को पता है केमिकल्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड नीदर फॉर एनवायरमेंट, तो दोनों को ही डिप्लीट कर रहे हैं, तो उस चीज के लिए ये बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। टारगेट इसके लिए ऐसे कुछ है नहीं, बट साइकिल वाइज टारगेट इसके लिए दिए गए हैं। बजटरी एलोकेशन हर साल डिफरेंट होता है। अंडर द नेशनल प्रोजेक्ट ऑफ सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी कंपोनेंट्स इसमें तीन है, तीन साइकिल के बेसिस पे। पहली साइकिल स्टार्ट की गई थी 2015-16 से 2017-18, दूसरी साइकिल 17-18 से 19-20 एंड तीसरी 19-20 से। ओके, तो आप ये देख सकते हैं इसकी साइट पर, अगर आप कभी विजिट करेंगे तो आपको दिख जाएगा मॉडल विलेज प्रोग्राम है। उससे पहले साइकिल 2 थी, साइकिल 1 थी, एंड इतने इसमें सैंपल कलेक्ट किए गए, ऑल्दो ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड है। एक ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि सॉइल हेल्थ कार्ड में क्या क्या चीजें मेंशन होती हैं। तो यहाँ पे किसान का नाम, उसकी का वैलिडिटी वगैरह, यहाँ पे उसकी सारी डिटेल्स हैं, और यहाँ पे सैंपल का डिटेल्स यहाँ पे दिए हैं कि सैंपल कैसे कैसे लिया गया है, कहाँ कहाँ से लिया गया है। उसके अलावा जो 12 पैरामीटर हैं ये सारे के सारे यहाँ पे मेंशन किया, आप देख सकते हो, पीएच, ईसी, ऑर्गेनिक कार्बन, तो ये सारा कुछ फिजिकल पैरामीटर है, एंड ये मैक्रो न्यूट्रिएंट और उसके नीचे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ओके, इसके अलावा यहाँ पे फिर उनके अकॉर्डिंग रिकमेंडेशंस दी जाती हैं। पहले यहाँ पे बताया जाता है क्या क्या है, यहाँ पे रिकमेंडेशंस दी जाती हैं, और यहाँ पे जो क्रॉप के अकॉर्डिंग जो एनपीके की एक रिकमेंडेड डोज है वो यहाँ पे बताई जाती है। तो ये सॉइल हेल्थ कार्ड का है। और सॉइल हेल्थ कार्ड देखिए 2015 में स्टार्ट हुआ था, उस साल हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल्स भी मना रहे थे। आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है कि 2022 को हम कौन से इंटरनेशनल ईयर के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं एग्रीकल्चरली, ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्टिव फैक्टर फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सॉइल फॉर्मेशन के लिए आपको पता है कि 5 फैक्टर्स होते हैं, जिसमें से 2 एक्टिव होते हैं, 2 पैसिव होते हैं, एक न्यूट्रल फैक्टर होता है। ओके, यहाँ पे ऑप्शन में पूछा गया कि एक्टिव फैक्टर कौन सा है, तो यहाँ पे एक्टिव फैक्टर ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लाइमेट एक्टिव फैक्टर है, क्लाइमेट के साथ साथ ऑर्गेनिज्म इसमें एक्टिव फैक्टर होते हैं, वो इसमें नहीं दिया गया है। पेरेंट मटेरियल, और अगर हम रिलीफ की बात करें, या रिलीफ या टोपोग्राफी एक ही चीज होती है, ये इसके पैसिव फैक्टर होते हैं। एज या फिर जो टाइम है, इट इज अ न्यूट्रल फैक्टर। ये आपको ध्यान रखना है। देन ऑन द बेसिस ऑफ एसेंशियलिटी 17 प्लांट न्यूट्रिएंट हैं, इनको डिवाइड किया गया है 2 क्लासेस में, माइक्रो एंड मैक्रो में। लिमिटिंग सॉरी डिसाइडिंग लिमिट क्या है, ये इसमें पूछा गया है कि कौन सी वो लिमिट है, जिससे ऊपर होंगे तो हम मैक्रो कहेंगे, जिससे नीचे होंगे तो हम माइक्रो कहेंगे। ऑप्शंस आर 100 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, 50 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, 25 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर, या फिर 5। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, इट इज द फोर्थ वन, 10 मिलीमोल per kg of dry matter. Okay. Next question is pyrolusite और sphalerite rock minerals are the example of which of the following element। ये क्वेश्चन आता है, आप लोगों ने IFCI AGM का दिया होगा, तब भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। पायरोल्यूसाइड किस रॉक मतलब किसका एग्जाम्पल है रॉक मिनरल में? तो ऑप्शंस आपके पास मैंगनीज एंड मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, मैग्नीशियम एंड जिंक, जिंक एंड मैग्नीशियम, मैंगनीज या फिर जिंक। तो यहाँ पे ये आंसर करेक्ट है, मैंगनीज एंड जिंक। पायरोल्यूसाइड के लिए मैंगनीज एंड स्पेरलाइट के लिए जिंक। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये पाइलोसाइड वाला बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। डेफिशिएंसी ऑफ एनपीके न्यूट्रिएंट विल बी शोन इन द विच पार्ट ऑफ अ प्लांट। एनपीके की डेफिशिएंसी कहाँ पे दिखती है? ये बेसिक कंसेप्ट है कि मोबिलिटी पे डिपेंड करता है। जो न्यूट्रिएंट जितना मोबाइल होगा, उतना ही लोअर पार्ट ऑफ प्लांट में उसकी डेफिशिएंसी दिखेगी। जो न्यूट्रिएंट इमोबाइल होगा प्लांट के अंदर, उसकी डेफिशिएंसी अपर पार्ट में दिखेगी। तो जो एनपीके हैं, ये तीनों ही हाईली मोबाइल होते हैं प्लांट के अंदर, तो इनकी डेफिशिएंसी ओल्ड लीव्स में दिखेगी। ओके, तो ये आप इसमें देख सकते हैं, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी, यहाँ पे पोटेशियम की डेफिशिएंसी, फास्फोरस की डेफिशिएंसी। टॉप में आप देखेंगे तो कैल्शियम एंड बोरॉन की डेफिशिएंसी, क्योंकि ये इमोबाइल होते हैं, तो ये यहीं पे रह जाते हैं, ऊपर मूव नहीं कर पाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम ये क्या करते हैं, जैसे जैसे प्लांट बढ़ता है उसके साथ साथ ऊपर चले जाते हैं। ठीक? तो ये बेसिक सी चीजें हैं, ये आपको मोबिलिटी के बेसिस पे याद रखनी है। Next question is highest nitrogen loss in the rice field occur due to which process? नाइट्रोजन का लॉस राइस फील्ड में, राइस फील्ड क्या होता है सबसे ज्यादा, अगर आप देखेंगे तो वो एनारोबिक कंडीशंस वहां पे शो की जाती हैं। उस कंडीशन में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन लॉस किस प्रोसेस की वजह से होता है? ऑप्शंस है अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, पायरोलिसिस एंड रन ऑफ। तो आप सभी को पता होगा डीनाइट्रिफिकेशन की वजह से होता है। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चली जाती है, जिसको हम नाइट्रोजन का लॉस कहते हैं। इंस्टेड ऑफ नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट फॉर्मेशन की जगह वो लॉस हो जाती है एनवायरमेंट में।
और जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, दैट इज द प्रोसेस नाइट्रिफिकेशन, बट जस्ट उसका उल्टा है, तो वो लॉस हमारे लिए होता है। तो दिस इज द नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। Next question is the major proportion of soil carried by the wind is moved in a series of short bounces called। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अभी हम बहुत इजीली इसको कर लेते हैं, बट जब हम एग्जाम में जाते हैं तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं हम? सस्पेंशन से। तो आपको मुझे बताना है कि इसका आंसर सस्पेंशन क्यों नहीं है, इसका आंसर क्यों सॉल्टेशन है। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है ये सॉल्टेशन है। बट आप मुझे बताइए कि इसका आंसर सस्पेंशन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहीं पे हमें कंफ्यूजन होता है। और कंफ्यूजन कब होता है? एग्जाम में होता है। पढ़ते टाइम कंफ्यूजन नहीं होता है। तो पढ़ते टाइम आप लोग को मैक्सिमम कंफ्यूजन होना चाहिए। आप सारे ऑप्शंस को अच्छे से देखिए, ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन देखा और जो करेक्ट आंसर है बस उसको पढ़ दिए। वहां पे हमें बाकी ऑप्शन से कंफ्यूजन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, देन कैटेगरी ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट में किसको हम बेसिक एलिमेंट कहते हैं? आप सभी को पता होगा, मैक्रो को हम फर्दर डिवाइड करते हैं बेसिक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो बेसिक होते हैं सीएचओ, प्राइमरी होते हैं एनपीके, सीएमजीएस होते हैं सेकेंडरी। तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज सीएचओ। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, एग्रीबी, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं एग्रीबी टेलीग्राम ग्रुप को। और वहां पे हम ये क्वेश्चंस को भी पोस्ट करते रहते हैं, तो आप उसको क्वेश्चनर फॉर्म में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। देन अपीयरेंस ऑफ टर्मिनल बर्ड एज अ विप लाइक स्ट्रक्चर डेफिशिएंसी इज मेनली ड्यू टू। तो ये जस्ट उसका अपोजिट है जो भी पूछा गया था कि लोअर पार्ट में किसकी डेफिशिएंसी दिखती है। ये टर्मिनल बर्ड्स की बात है। तो वहां पे हमने देखा था कैल्शियम एंड बोरॉन, तो कैल्शियम एंड बोरॉन इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है सॉइल की, पूछा गया है। ऑप्शन है सॉइल टेक्सचर, डेंसिटी, कलर, टेम्परेचर या फिर फर्टिलिटी। अगर आप ये देखेंगे ऊपर के सारे ही फिजिकल प्रॉपर्टी है, बट एक ये फर्टिलिटी नहीं है, क्योंकि ये कैसी है? इनहेरेंट कैपेसिटी है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनहेरेंट कैपेसिटी क्या होती है। इनहेरेंट मतलब धारण करने की क्षमता। तो फर्टिलिटी इज द धारण करने की क्षमता। बट बाकी ऑप्शंस अगर आप देखेंगे, सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मैच। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच, ये आपको बताना है। एंटीसॉल एलुवियल सॉइल बिल्कुल सही है, वर्टिसॉइल ब्लैक कॉटन सॉइल बिल्कुल सही है, एरिडी सॉइल इज फॉर द डेजर्ट, ये भी सही है, ऑक्सीसॉल फॉर द लेटराइट, हिस्टोसॉल फॉर द ग्रे सॉइल, इट इज नॉट करेक्ट क्योंकि दिस इज फॉर द ऑर्गेनिक सॉइल्स। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी जो ये ऑर्डर क्लासिफिकेशन है इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ वाटर टेबल। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम वाटर टेबल की डेप्थ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं? आपको ऑप्शन दिए हैं, ये आपको सभी का आंसर पता होने चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल आपको इसका आंसर देखना है। लाइसीमेट्री फॉर द इवेपोट्रांसपिरेशन, पीजोमीटर इज द करेक्ट आंसर क्योंकि उससे हमें वाटर की टेबल की डेप्थ पता चलती है। वेपोरोमीटर से इवेपोरेशन, साइक्रोमीटर से ह्यूमिडिटी, पोटोमीटर से हम ट्रांसपिरेशन बेसिकली मेजर करते हैं प्लांट में कितना ट्रांसपिरेशन है। तो करेक्ट आंसर इज द पीजोमीटर है, जिससे प्रेशर ऑफ ग्राउंड वाटर स्पेसिफिक पॉइंट पे मेजर किया जाता है। तो वाटर टेबल हम लोग इससे मेजर करते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर द सॉइल साइंस। ये बहुत छोटा एक पार्ट था, आप लोग इससे ज्यादा पढ़िएगा। मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करें, मॉक टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हमारे कोर्स में आपको स्पेशल चैप्टर टेस्ट मिलेंगे, तो वहां पे भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो के थ्रू ही सारी चीजें पढ़ाना इज नॉट पॉसिबल। एंड ये जस्ट इसके लिए है कि आप ये देख सकें कि आपने जो पढ़ा है उसके बेसिस पे आप आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। एंड ये आपका बहुत एक जल्दी रिवीजन होना चाहिए ऐसी वीडियोस के थ्रू। एंड अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी 10 दिन है, so you can use this code। okay, so this is all for today, thank you for watching this video। and आप अपनी कोई भी क्वेरी को कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, सो दैट कि आपको आने वाली वीडियोस भी मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।